64th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने के बाद से सभी लोगों का जिनका भी कॉल आया सबका यही प्रश्न रहता था कि दीदी आपने तैयारी कैसे शुरू किया, कितना समय लगा पीटी में तैयारी करने में, मेंस में आपने कितना समय दिया, इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी। चूँकि आप एक पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए 2 बच्चों की देखरेख करते हुए आपने तैयारी को पूरा किया और आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो बहुत लोगों का क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गया कि आपने कैसे तैयारी किया। तो मैंने सोचा कि ये मैसेज जो है वो आप सभी तक पहुंचाऊं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तैयारी करने से पहले जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ बीपीएससी की नहीं और किसी के भी एग्ज़ाम की, तो उसके सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से समझ लें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम तैयारी में लग जाते हैं और सिलेबस का उतना पता नहीं रहता है, सोचते हैं कि पढ़ते पढ़ते सिलेबस का अंदाज़ा लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो बीपीएससी की तैयारी में 3 फेज होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो पीटी की तैयारी शुरू करने से पहले पीटी के सिलेबस को जान लीजिए। पीटी के सिलेबस में हमारा जो पोर्शन होता है जिसको हमें कवर करना रहता है उसमें आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ और करंट अफेयर्स। इसमें एक आप ये देखिएगा, चूँकि बिहार पीसीएस है तो इसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ करंट के भी मान लीजिए, और बाकी जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का पोर्शन है और हिस्ट्री का भी पोर्शन है वो भी आपका बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन लगभग 30 पूछे जाते हैं, साइंस का भी क्वेश्चन 30 होता है, करंट अफेयर का भी लगभग 30 होता है और मैथ 10 फिक्स होता है। इसके अलावा बिहार से जुड़ा हुआ 10 से 15 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। हिस्ट्री का अगर तैयारी की बात करें तो हिस्ट्री के लिए आप बुक में सबसे अच्छा जो हमें लगा था तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमने सभी को स्टैटिक पोर्शन जो है वोल्सेंट से कवर किया था। इसके अलावा अगर बिहार स्पेसिफिक आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मनीष रंजन की भी बुक आती है, तो आप देख लें, आपको जो बेटर लगे आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस में आप ज़्यादा फोकस करें कि सभी पोर्शन को कवर करें, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन हो या फिर बायोलॉजी और फिजिक्स से क्वेश्चन हो, तो आप उसको पूरे को कवर करें। बायोलॉजी में आप ज़्यादा ध्यान दें कि आपका जो डिजीज वाला पोर्शन है या फिर जो सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम वाला पोर्शन है या वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जो है उसको कवर करें अच्छे से। इसके अलावा विटामिन्स आते हैं, उसके अलावा जो प्लांट हार्मोन्स हैं, आप इन सभी को अच्छे से कवर करें, क्योंकि ये मोस्ट जो है ना पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जो मानव का मस्तिष्क है, ह्यूमन ब्रेन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह से, फिर पाचन तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में जो मंथली मैगजीन आती है, इसके अलावा आप एसपीडी को भी प्रेफर कर सकते हैं। एसपीडी भी अच्छी है, आपको आप 6 हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, वार्षिक अंक भी आता है वो भी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब शुरुआत करें तो फोकस रखें कि आप हिस्ट्री अच्छे से कवर कर लें, पॉलिटी को अच्छे से कवर कर लें, उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को कवर करें, साथ ही साथ बिहार को भी। और इसमें हिस्ट्री और जो करंट अफेयर है और साइंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन इसी से कवर हम लोग का हो जाता है, लगभग 90 मार्क्स इससे कवर हो जाते हैं। इसके बाद यदि बात करें तो कि पीटी की तैयारी में हम कहाँ पीछे रह जाते हैं, तो इसमें एक बात आती है कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन हम प्रैक्टिस कम करते हैं। ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है कि हम सिलेबस को कवर कर लें, सिलेबस को कवर कर लें। सिलेबस को कवर करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस सेट को बनाते रहें। आप ये कोशिश करें कि आप अगर शुरुआती है तो 20 से 30 क्वेश्चन बनाएं। अगर आपका कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप पर डे आप टेस्ट लगा सकते हैं, आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जितना ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका जो क्वेश्चन का दायरा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन का आपका दायरा बढ़ेगा आपका स्कोर उतना ही बढ़ते चला जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि पीटी का जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा लग जाता है लगभग कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है या नहीं। फिर हमें इसका वेट नहीं करना चाहिए कि जब रिजल्ट आ जाएगा फिर हम मेंस की तैयारी में लगेंगे। जो फर्स्ट बार इस एग्ज़ाम में से जुड़ना चाहते हैं, आप पीटी का एग्ज़ाम दे दें, आप अपने मार्क्स को इवेलुएट कर लें कि कितना मार्क्स आपका होने वाला है, उसके बाद से ही आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। मेंस के लिए जो मेंस का सिलेबस है उसको समझना ज़रूरी होता है कि मेंस में क्या क्या पूछा जाता है। बीपीएससी का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो किस तरह का है। तो जो सिलेबस है उसमें आपको 4 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका हिंदी हो गया, जो कि
3 घंटे का तो पेपर होता ही है सब, लेकिन इसमें होता है ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 33 मार्क्स जो आपका होता है पासिंग होता है। आई थिंक कि 33 ही होता है। तो उसमें आप 40 लाए या 34 लाए तो उसके आसपास आप पास हो जाइएगा। तो उसमें ज़्यादा ये है कि हिंदी में आप किस किस चीज़ को कवर करें, तो व्याकरण वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से कवर कर लें, जिसमें संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आता है। उसके अलावा पर्यायवाची शब्द आता है, मुहावरे आते हैं। साथ ही साथ निबंध लिखने का भी प्रैक्टिस कर लें। एग्जाम से आप 15 दिन पहले, 10 दिन पहले अभी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 घंटा दीजिएगा तो हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था। एग्जाम का जब 10 दिन रह गया था तो हम हिंदी को थोड़ा बहुत बीच बीच में आप आधा घंटा 1 घंटा देकर हम उसको कवर करते थे, क्योंकि ऐसा ना रह जाए कि हमारा हिंदी में किसी तरह से कम मार्क्स आए और हम इस जो कंपटीशन है उससे पीछे हट जाए। तो आप इसको भी अच्छे से कवर कर लें। इसके बाद आता है फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में हमारा जो पोर्शन होता है उसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर होता है, और दूसरा होता है करेंट अफेयर और स्टैटिक्स। तो हिस्ट्री के लिए आप ये बुक में हमारे पास हिस्ट्री के बुक्स में केबीसी नैनो और क्रॉनिकल का बुक था। क्रॉनिकल में बहुत अच्छे से जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको एवेल्युएट करके दिया हुआ था, डिस्क्राइब करके दिया हुआ था। तो अब हमने उसको पढ़ा तो खुद ब खुद क्लियर हो गया कि किस तरह से उसका आंसर का फॉर्मेट हो सकता है और किस तरह से आप आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। तो चूँकि जो क्वेश्चंस पेपर हमें मिलते हैं तो वो 36 पेजेस के होते हैं। तो आप एक तरह से ये हो जाए कि आप एक क्वेश्चन को 4 या 4.5 पेज में आप उसको कवर करें। किसी किसी क्वेश्चन में 5 पेज भी लग जाते हैं। तो ये एक दायरा बना ले कि 4 से 5 पेज के बीच हमको उसको कवर कर लेना है। और ये भी इस बात को ध्यान रखें कि ज़्यादा हमारा जो ध्यान है वो पेज कवर करने में ना हो, बल्कि इस पर हो कि हमारा कंटेंट किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हिस्ट्री का हमने जो बुक लिया था उसमें केबीसी नैनो का था और ये क्रॉनिकल का था। स्पेक्ट्रम का भी बुक आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के लिए सबसे ज़्यादा हमने जिस चीज़ को फोकस किया था तो वो द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। आप अगर द हिंदू में कंफर्ट नहीं है तो आप जनसत्ता या दैनिक जागरण का भी एडिटोरियल एनालिसिस को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें प्रतियोगिता दर्पण का जो संपादकीय एडिटोरियल आता था उसको हम पढ़ते थे। इसमें करेंट अफेयर में आप दृष्टि का भी बुक निकलता है करेंट अफेयर का, जो भी उसमें भी बहुत अच्छा से उसको डिस्क्राइब किया हुआ रहता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ये कोशिश कीजिएगा कि कम बुक्स को पढ़ें पर अच्छे से पढ़ें। टॉपिक्स जो जितने रिसेंट में हमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि आईआर से रिलेटेड जो हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, संगठन से रिलेटेड, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो राष्ट्रीय महत्व की होती हैं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बड़े स्तर पे जिसे लागू करती है उसको अच्छे से कवर कर लें। साथ ही भारत की क्या क्या पॉलिसी रही है ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यावरण से रिलेटेड, इन सबको भी अच्छे से कवर करें। इस बात को प्रीलिम्स और मेंस दोनों में फोकस करें कि यदि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री का जो हमारा रिसेंट किसी कंट्री पे विजिट होता है तो उसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। अगर उस कंट्री से हमारा ज़्यादा रिलेशन अच्छा है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको भी हमको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में इससे काफ़ी हेल्प मिलता है। साथ ही एक और आप छोटा सा कोशिश कर सकते हैं आप अपने आंसर को बेहतर करने में, कि गवर्नमेंट स्कीम्स की एक आप लिस्ट बना लें, महिलाओं से जुड़ी हुई, साथ ही वृद्ध लोगों से जुड़ी हुई, और इसके अलावा आप बच्चों से जुड़ी हुई, पर्यावरण से जुड़ी हुई जितनी सारी स्कीम्स होती हैं आप उसको अच्छे से पॉइंट आउट कर लें, और हो सके तो 2 या 4 लाइन में उसको थोड़ा सा डिटेल करके लिख लें, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि आप में इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है, तो हमें उस टाइम ऐसा लगता है कि क्या आंसर में हमें लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम अपनी तरफ से कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। इसको अच्छे से कर लें। साथ ही जो भी क्वेश्चन को अगर आप डील करें या फिर उसको आप अपने प्रैक्टिस सेट में आप उसको शामिल करें प्रैक्टिस करने में, तो बिहार के दृष्टिकोण से भी जरूर उसे सोचें और उससे लिए भी एक या 1.5 पेज का शॉर्ट नोट जरूर बना लें, क्योंकि लास्ट में अगर हेड या टेल रहता है कि बिहार के संदर्भ में आप इसको डिस्क्राइब कीजिए तो आप उसके लिए आप कंफर्ट रहें आंसर देने में। दूसरा बात आता है कि स्टैटिक पोर्शन को कैसे अच्छे से करें। तो मेरा यह मानना है कि स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बल्कि ऐसा हो जाता है बहुत बार कि एग्जाम्स में जाने के बाद से डेटा क्लियर पता नहीं चल पाता है, तो उससे हमें दिक्कत देखने के लिए मिलता है।
लेकिन स्टैटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप परसेंटेज को बेसिक से बिल्कुल समझ लें और साथ ही रेशियो को भी, क्योंकि इन्हीं दोनों पर स्टैटिक्स आपका पूरा कवर हो जाएगा। और स्टैटिक्स के लिए आपको है कि आप अरिहंत का जो बुक आता है स्टैटिक्स का, उसको प्रैक्टिस सेट में शामिल कर सकते हैं। और जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको आप बिल्कुल से सॉल्व कर लें, क्योंकि उससे ही आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी का जो लेवल है क्वेश्चन का वो क्या होता है। इसके बाद हम यदि बात करें तो ये हमारा सेकेंड पेपर हो गया हिंदी के बाद से, पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में हमारा आता है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक। तो पॉलिटी के लिए सभी लोग का मानना होता है, और मेरा भी यही मानना है कि लक्ष्मीकांत बेस्ट होता है। आप उसको जो जो टॉपिक्स आपके बीपीएससी के सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं उसको उससे अच्छे से कवर कर लें, और अपना हो सके तो एक अपना शॉर्ट नोट्स बना लें। ये सभी टॉपिक्स के लिए है कि यदि आपको बुक्स की भाषा ज़्यादा समझ में नहीं आती है तो आप अपना खुद का एक शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बाद में एग्ज़ाम का जब डेट निकल जाता है तो उस समय अपना लिखा हुआ अपना शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प मिलता है उससे। हमने ये किया था। सभी क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ज़्यादातर अब जो ट्रेंड हुआ है तो उसमें ऐसा रहता है कि जो हेल्थ इशूज है और पर्यावरण की के दृष्टिकोण से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक बैकग्राउंड ज़्यादा होता है क्वेश्चन में कि देश किस तरह से आगे की ओर तरक्की की तरफ जा सके, ये हमारा ओपिनियन भी पूछा जाता है उसमें। तो आप इस तरह से भी अपने आंसर को फ्रेम कीजिए। साथ ही बहुत सारा ऐसा समय आता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको लगता है कि इसमें स्टार्टिंग कैसे करें। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय बिल्कुल आप ये ध्यान रखें कि उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है क्वेश्चन को, उसको बिल्कुल से टच करें कि ये क्वेश्चन को अगर हम लिखते हैं तो उसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे उसको अगर हम जोड़ते हैं तो उसका आंसर जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही सभी क्वेश्चन का जो एंड होता है बोला जाता है कि एक प्रभावी निष्कर्ष होना चाहिए, बिल्कुल से होना चाहिए। उसमें यदि नहीं भी पूछा जाए तो आप अपने तरफ से अपना सुझाव बिल्कुल से दें, क्योंकि इससे एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है। और पॉलिटी के लिए आप अगर पॉलिटी को अच्छे से कर लीजिएगा। हाँ, पॉलिटी में एक और बात है कि आप जो वाद होता है वो बिल्कुल से कवर कर ले अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स में वाद का चर्चा करते हैं तो उसका आंसर का जो इम्पैक्ट होता है वो अच्छा होता है। साथ ही साथ आप यदि उसमें आप वाद के बाद आप जो आर्टिकल्स होते हैं जैसे कि हमारा मौलिक अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, इसके अलावा हमारा संवैधानिक जो और जो बॉडी है जैसे कि चुनाव आयोग है, इन सबको अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से फ्रेम हुआ रहता है। राज्यपाल की भूमिका हो गया, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप हो गया, इसमें क्या डिस्प्यूट आते हैं, किस किस तरह के विवाद होते हैं, इन सबको अच्छे से कवर कर लें। पॉलिटी इतने से आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बात करें तो ज्योग्राफी में ज़्यादातर जो चीज़ होता है कि आप नदियों का किस तरह से विस्तार हुआ है हमारे इंडिया में और बिहार के लिए, उसको अच्छे से कवर कर लें। जलवायु से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से कवर कर लें। मिट्टी का संरचना ये और वनीय जो विस्तार है वो किस प्रकार से हुआ है उसको अच्छे से कवर कर लें। ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, एक ही क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहता है। तो यदि आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है तो आप इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करके आप कर सकते हैं अच्छे से। इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा जो मोस्ट पूछा हुआ जो टॉपिक होता है जो पूछता है हमेशा से ट्रेंड में रहता है, कृषि बिल्कुल अच्छे से समझ लें। बिहार के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कृषि की भूमिका है, गरीबी, बेरोजगारी, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, इसके अलावा आप और जो आपदा प्रबंधन है इस सबको भी कर सकते हैं ज्योग्राफी में। साथ ही साथ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के बाद आप साइंस टेक की बात करें तो साइंस टेक में ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का ये मन में हो जाता है कि साइंस का किस तरह से यूज होता है, किस तरह साइंस अप्लाई होता है, वो करते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साइंस किस तरह से इसमें रोल निभाता है। ज़्यादातर इसमें ये फोकस रहता है कि आप साइंस का उपयोग ह्यूमन के लिए किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है और मानव के लिए किस तरह ये उपयोगी है। ज़्यादातर आंसर इसी पर बेस्ड रहता है, न कि साइंस का जो फ्रेमवर्क होता है, साइंस किस मेथड पे काम करता है वो नहीं पूछता है, बल्कि ये पूछता है कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करें। और साइंस टेक का क्वेश्चन में ज़्यादातर इन्वायरमेंटल जो इशू होता है उसको बहुत अच्छे से करें। सॉइल से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, गार्बेज यानी कचरा से रिलेटेड, क्योंकि 64वीं बीपीएससी में एक कचरा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा हुआ था।
तो इसको अच्छे से कर लें आप। पर्यावरण से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे फ्रेम रहता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे योजनाएं, साइंटिफिक मेथड जो आप अपने तरफ से बताना चाहते हैं कि ये होता अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसको भी आप अपने अनुसार फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें कि ऑप्शनल विषय, तो हमारा ऑप्शनल विषय LSW था, क्योंकि हमें ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था, तो हमने सोचा कि LSW को रखते हैं कि कम सिलेबस होने के कारण हम इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और ऐसा ये भी बात एक आकर्षण का केंद्र था कि इसमें सोशल वेलफेयर और लेबर से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ना था, तो एक अपने आप में इंटरेस्ट होता है कि लेबर हमारा जो होता है वो 50% ये इंडिया का जो ये होता है पॉपुलेशन उसको ऑक्युपाई करता है, कि बहुत सारे जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें लगता था कि जो अगर श्रमिकों के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं तो जो भी हमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई भी कार्य मिलेंगे तो हम उनके दृष्टिकोण से भी सोच सकते हैं। इसके लिए हमने इसको चूज किया था। इसमें भी आप दो सेक्शन में बटे होते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन में श्रम सुधार से संबंधित और श्रम के सिद्धांत और लेबर लॉज होते हैं। सेकंड में औद्योगिक विवाद, औद्योगिक संबंध और जो सोशल इशू से संबंधित होते हैं, कि सोशल टॉपिक्स होते हैं कि आपको सोसाइटी में महिलाओं, वृद्ध, बच्चों, इन सब से क्या क्या जुड़ा हुआ टॉपिक्स है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इन सब से जुड़ा हुआ टॉपिक्स हमें पढ़ना रहता है। तो फर्स्ट पोर्शन में हमारा ये स्ट्रेटजी था कि हमारा एक्ट बिल्कुल से अच्छे से कंप्लीट हो, क्योंकि अगर हम श्रम सिद्धांत वाले पोर्शन को छोड़ भी देते हैं तो हमारा एक्ट से अच्छे से क्वेश्चन कवर हो जाए। दूसरा में हमें था कि औद्योगिक विवाद, औद्योगिक संबंध से भी जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से करें। अगर इनकेस हमें उसमें अगर कंफर्ट नहीं फील होता है तो हम एक क्वेश्चन जो सोशल इशूज है उससे भी हम टच कर सकते हैं। तो हमारा यही स्ट्रेटजी था और आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं यदि आप लेबर एंड सोशल वेलफेयर को आप अपने ऑप्शनल विषय को चूज करते हैं। इसके बाद यदि इंटरव्यू का बात किया जाए तो एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू तक हमारा मेंस का जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आया रहता है। तो हमें ये कॉन्फिडेंट होकर रहना चाहिए कि हम जो सिलेक्शन होने वाला है वो मेंस के बेसिस पे होने वाला है, और हम इंटरव्यू को एक डर के रूप में न लेकर बल्कि एक अवसर के रूप में लेकर हम इसमें अच्छा कर सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि अगर हम डरेंगे तो ऑब्वियसली हम नर्वस हो जाएंगे और जो होने वाला है अच्छा वो भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम मेंस में अच्छा लिखे होंगे तो रिजल्ट बिल्कुल से होगा। इंटरव्यू से हमारा मेरिट डिसाइड होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि मेंस पता नहीं कैसा गया होगा, हम इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लेंगे बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि प्रेशर बना रहता है। तो इस तरह आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप बिल्कुल पोलाइट होके, बिल्कुल काम होके इंटरव्यू का तैयारी कीजिए। इसमें इंटरव्यू में ज़्यादा फोकस कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यू करिए, क्योंकि ये आपको इवेल्युएट करने में और आपका जो स्ट्रेटजी आगे क्या होगा इंटरव्यू में उसको आप पॉइंट आउट कर पाते हैं और अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि उस टाइम एक मेरी बेबी भी थी, एक 2 मंथ की बेबी थी, तो हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था मॉक इंटरव्यू के लिए। वो दूसरी बात है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मॉक इंटरव्यू अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो उसका ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अंत में जो व्यक्ति जो इनसे परीक्षाओं से जुड़ते हैं, सिर्फ BPSC ही नहीं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी जो भी जुड़ते हैं, उनके पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने बच्चों को बिल्कुल से आप डिमोटिवेट नहीं करें, बल्कि हमेशा उनको मोटिवेट करते रहें। साथ ही कभी उन पर दबाव नहीं डालें कि ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, समाज में हम किसको क्या जवाब देंगे। क्योंकि समाज से हम नहीं होते बल्कि हमसे समाज होता है। हम भी समाज का एक पार्ट है। यदि हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक रूप में हम आगे बढ़ाते हैं तो ही समाज आगे बढ़ता है। तो बिल्कुल से अपने बच्चों पे दबाव नहीं बनाएं, हमेशा से उनका सपोर्ट करें और हमेशा उन्हें ये रियलाइज़ करवाएं कि आपसे बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा वैसे लोग जो असफल हो गए हैं 64वीं BPSC या फिर अन्य किसी एग्जाम्स में जो सफल नहीं हो पाए, उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। इसीलिए बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसे हमें वक्त पे छोड़ देना चाहिए और एक पढ़ाई में जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल आपका भी होगा और ऐसा कोई एग्ज़ाम्स नहीं होता है जो हमसे परे होता है। ये सिलेबस ही ऐसे डिजाइन हुआ रहता है कि हम उसको पूरा कर पाए और पढ़ पाए। बस एक डेडिकेशन और करेज की ज़रूरत होती है जो हमें दिखाना होता है कि हम इसको कर सकते हैं।
और हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर रखिए कि एक बात तो ये है कि हमें बहुत सारे लोग तैयारी करते समय ऐसा लगता है कि दूसरों से जेलसी फील होती है कि सामने वाला अच्छा कर रहा है, उसके पास इतना नंबर आ जा रहा है। तो इन सब बातों को छोड़कर आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, क्योंकि इन सब बातों से हम और पीछे हटते चले जाते हैं। आप हमेशा ये सोचें कि हम अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, दूसरे क्या करते हैं, उनका कितना मार्क्स आता है, उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, उससे हमारा डिमोटिवेशन होता है। आप बिल्कुल अपने आप में एक सक्षम व्यक्ति बन सकते हैं यदि आप अपने पे भरोसा रखें तो। दूसरी बात, वैसे लोगों के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि जो पहली बार इस तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए ये बोलना चाहूँगी कि आप जब इस तैयारी से जुड़िएगा तो बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए होंगे, आपकी आलोचना करने के लिए होंगे। आप इन सब के लिए बिल्कुल से तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि लोग क्या कहेंगे उससे हम डिप्रेशन में चले जाएं, ये बिल्कुल इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। आप अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी की शुरुआत करें, बिल्कुल से आप पूरे सिलेबस को लेकर नहीं बैठ जाएं। आप उसको छोटे छोटे सेक्शंस में बांट लें कि हमें आज इतना कवर करना है, कि इतना कवर करना है। जब आपका इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा, धीरे धीरे आपको खुद ब खुद आप जितना आपका जो दायरा होगा उससे ज़्यादा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग होता है उसमें हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ पाता है, लगता है कि एक बोझ जैसा है, हमें इसको कवर करना है, आगे जीवन में हमको कुछ करना है, इसके लिए हमको पढ़ना है। लेकिन एक ऐसी तैयारी है जिसमें पढ़ते पढ़ते हमको बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि इसमें जितनी सारी बातें होती हैं वो हम सबसे ही जुड़ी होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे लोगों से, सोसाइटी से, जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, हमारा जो भारत है, क्योंकि हम अपने कंट्री के प्रति भी उतने ही उत्तरदायी तो हो पाता है जब हम इस पढ़ाई को करते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से इसके बारे में समझ जाते हैं कि हमारा कंट्री का जो स्टार्टिंग से इतिहास था वो कैसा था, अभी कैसा है और आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, इसकी भी एक रूपरेखा हमारे माइंड में हो जाती है। तो बिल्कुल से इंटरेस्ट हो जाता है। इसीलिए आप स्टार्टिंग बहुत छोटा से ही लेकर चलें कि बाद में आपको धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आ जाए तो आप इसको और आगे बढ़ाते चले जाएं। इसके अलावा एक आप लोग के लिए मैसेज है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे से नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। इसी बात के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगी। सो बाय। 64th बीपीएससी का फाइनल